नमस्कार, खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। नागालैंड के कम से कम 3 बड़े अखबारों ने अपने संपादकीय पेज को खाली रखने का फैसला किया। उनका मानना है कि राज्य में प्रेस की आज़ादी पर अंकुश लगाया जा रहा है और ये काम सेना के जरिए हो रहा है। दरअसल अब से कुछ दिनों पहले असम राइफल्स ने लिखित रूप से अखबारों को कहा था कि वो विद्रोही समूहों जैसे NSCN-K से जुड़ी मांगों को अखबार में जगह ना दें। अखबार इसको प्रेस की आज़ादी में दखल मान रहे हैं और इसको आपातकाल जैसे हालात बता रहे हैं। आखिर ये पूरा मसला क्या है और किस तरह से इसको देखा जाना चाहिए? क्या सेना को ये हक है कि वो इस तरह का कोई निर्देश दे सके अखबारों को? और ऐसे हालात में अखबार आखिर क्या करें? जो सूचना का जो पूरा फ्लो है आखिर वो कैसे चलेगा इस तरह के हालात में, और ख़ासकर वहाँ जहाँ संकट की, कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति हो, ऐसे में मीडिया अपना काम कैसे करे? मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं जिन्होंने इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स देखे हैं और ऐसे लम्हों में जो है फैसले लिए हैं कि आखिर किस तरह से इसे आगे बढ़ाया जाए। वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश मेरे साथ मौजूद हैं, जनसत्ता में एक ज़माने तक एडिटर रहे। ओम थानवी जी मेरे साथ मौजूद हैं। नितिन सेठी हैं, एसोसिएट एडिटर हैं बिजनेस स्टैंडर्ड में, वो भी मेरे साथ हैं। और साथ ही निशित ढोला भाई हैं, सहायक संपादक हैं वो द टेलीग्राफ अखबार में। बहुत बहुत स्वागत है सभी मेहमानों का। निशित जी, सबसे पहले मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ कि ये पूरा मसला कैसे सामने आया है? 1 महीने पहले का ये हमें बताया जा रहा है, कोई रिटन ऑर्डर था ये सेना के जरिए। पहले हमें पूरी बात बताइए। 25 अक्टूबर को असम राइफल्स ने एक पत्र लिखा सारे एडिटर्स को नागालैंड में कि NSCN खापलांग जो ग्रुप है वो अनलॉफुल एसोसिएशन है। हालांकि अभी कुछ ही दिनों पहले उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी डिक्लेयर कर दिया गया है, लेकिन इसके पहले की बात है कि जब उसको अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर किया गया था UAPA के अंडर में। तो उन्होंने लिखा कि अगर आप इनके कोई भी डिमांड्स या कोई भी इनकी बातें हैं, अगर वो आप प्रेस नोट के द्वारा छापते हैं तो ये माना जा सकता है कि आप अनलॉफुल एसोसिएशन को अबेट कर रहे हैं। अब UAPA में बात ये है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो अनलॉफुल एसोसिएशन को असिस्ट करता है या अबेट करता है तो वो मतलब उसको हेल्प किया गया माना जाएगा। अब इसमें आप अगर पत्रकारों को और अगर आप न्यूज़पेपर्स को भी डाल देते हैं तो फिर यही उसका फॉल आउट होगा। जी। और ये तो तकनीकी रूप बात ये से हुई कि उसके बाद उन्होंने नहीं छापा। जी हाँ, नहीं, लेकिन तकनीकी रूप से क्या इसको जी ठीक माना जाए? क्या हमारे सामने इसकी जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, क्या वो क्लियर है? क्या वो साफ है कि वाकई अगर अखबार छापते हैं तो जो सेना कह रही है, अर्धसैनिक बल कह रहे हैं, वो क्या तकनीकी रूप से ठीक है? सब्जेक्टिव है, रीजनेबल क्या इसमें UAPA में लिखा गया है कि रीजनेबल कर्ब्स ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। मतलब ये भी अब एक सब्जेक्टिव मैटर है। तो ये बड़ा आर्बिट्ररी हो जाएगा अगर असम राइफल्स या आर्मी या कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर इस तरीके से ऑफिशियली पत्र लिख के हम्म। अगर एडिटर्स को बता रहा है कि उनको क्या छापना है क्या नहीं छापना है। बिल्कुल। आप अगर देखें तो ये पूरा जो थिएटर है नॉर्थ ईस्ट का, उसमें सब नागालैंड से भी ज्यादा बदतर स्थिति मणिपुर में है। बिल्कुल। अब मणिपुर में जब ये चीज होती है तो एक ऐसा इंसिडेंट भी हुआ है कि जब सारे पत्रकारों ने, जो एडिटर्स थे वहां के लोकल न्यूज़पेपर्स के, उन्होंने अपोज किया था मिलिटेंट्स को कि हम आपका प्रेस नोट हम नहीं छापेंगे। उसके लिए उनको कुछ एडिटर्स को एक बार बुला के उनको अगवा भी कर लिया गया था। बिल्कुल। ये ऐसा एक इंसिडेंट भी हुआ है। जी। लेकिन आर्म्ड फोर्सेस ने कभी पत्रकारों को इस तरीके से ऐसा नहीं हुआ ऑफिशियल ये। लेटर जी के हाँ, थ्रू कभी नहीं कहा है कि बिल्कुल आप अनप्रेसिडेंटेड क्या है। अपने आपको आप में छापना वापस है आती क्या हूँ नहीं निशित जी, मैं छापना है, और या दूसरे आप मेहमानों को शामिल कर लेती हूँ बहस में। जी हाँ, बॉटम वापस लाइन ये आती है हूँ। कि आप बोल रहे हो कि जी। आप जी। सपोर्ट कर रहे हो। बिल्कुल। उर्मिला जी, आप इसको किस तरह से देखते हैं? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की जो परिभाषा है आखिर वो कौन तय करेगा ऐसे वक्त में? काफ़ी वेग टर्म है कि किसको कहा जाए, कितना रीजनेबल है ये रेस्ट्रिक्शन? देखिए, हमारे देश का जो संवैधानिक प्रावधान है और हमारे देश के जो डिफरेंट कानून बीच बीच में पास होते रहते हैं, वो सच पूछिए तो उसमें बहुत सारे ऐसे बिटवीन द लाइंस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके तहत इस तरह के अवैध, इस तरह के अमानवीय ढंग के कदम आप उठा सकते हैं अभिव्यक्त की आज़ादी का गला घोंटने के लिए, क्योंकि इस तरह के प्रावधान कहीं न कहीं अंतर्निहित हैं हमारे कानूनों में। पहली बात तो यह है। लेकिन दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि जब हम
परंपरा और विरासत की बात करते हैं, जब हम मूल्यों की बात करते हैं, जब हम आज़ादी की बात करते हैं, तो अभिव्यक्ति की अगर स्वतंत्रता को वाकई अक्षुण्ण रखना है तो इस तरह के कदमों को कम से कम अखबार और मीडिया की आज़ादी से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। मेरा ये कहना है कि 24 अक्टूबर को जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत जो उन्होंने याद दिलाया वहाँ के अखबारों को, जिसको 5 अखबारों ने विरोध किया, जिसमें 2 वर्नाकुलर अखबार हैं और 3 जो है अंग्रेजी के वहाँ के अखबार हैं, इन 5 को बाकायदे, ये नहीं कि सभी प्रेस के लिए कोई एक निर्देश, ये एडवाइजरी दी गई है, नो, ये अखबारों के संपादकों को बाकायदे एड्रेस करके भेजी गई है और उसमें ये कहा गया है कि आप ऐसा करें, ऐसा नहीं करें, ये करें, वो करें, तथा ये गलती हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्स है, और मैं आपको बताऊं, आप इसे गलती मानते हैं? बिल्कुल, और असम राइफल्स की मैं बहुत इज्जत करता हूं, एक भारत के नागरिक होने के नाते, जर्नलिस्ट होने के नाते। बहुत ही पुरानी ये पैरामिलिट्री फोर्स है। दरअसल ब्रिटिश पीरियड में ये 1857 से भी पहले इसकी जड़ें हैं। 1835 के आसपास या एक दूसरे नाम से बनी थी और फिर इसके कई नामकरण हुए और बाद के दिनों में 1917 में असम राइफल्स ये नाम पड़ा। तो इसकी बहुत काउंटर इंसर्जेंसी में और बहुत सारे और जो इस तरह के चीज़ें रही हैं नॉर्थ ईस्ट में, उसमें बहुत बड़ा योगदान इसका है, अच्छा काम किया है इसने। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर रिप्रेशन और दमन के जो काम है, एक्टिविटीज़ हैं, अगर वो बढ़ते हैं तो जाहिर है कि आप जिस काम के लिए लगाए गए हैं वहाँ, वो शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए, कानून व्यवस्था की रखवाली करने के लिए वो हैम्पर होता है। इसमें गलती कहाँ हुई है? और गलती स्वयं असम राइफल्स के 17 नवंबर के सफाई अगर आप देखें, जो उन्होंने एक क्लेरिफिकेशन जारी किया है, उसमें ये बात निहित है। 24 अक्टूबर को जो बात वो कह रहे हैं और जो 17 नवंबर को जो बात कह रहे हैं, एक दिन पहले, यानी आज से एक दिन पहले उन्होंने सफाई दी है। जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया, जब उन्होंने ब्लैंक रखा अपना एडिटोरियल सारे अखबारों ने, तो उन्होंने जो सफाई दी है उसमें साफ ये कहा है कि नहीं नहीं नहीं, हमने तो ऐसा नहीं कहा था, हमने तो ये कहा था, ये कहा था। और चिट्ठी लिखने के बावजूद ये सफाई आ रही है। तो जब आप एक तरफ बता रहे हैं कि हमने वो नहीं कहा था जिसके लिए आपने ब्लैंक रखा एडिटोरियल, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अपनी गलती का एहसास कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि देखिए, खापलांग फैक्शन हो या NSCN-IM के दूसरा फैक्शन हो या कोई और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, एक न्यूज़पेपर का काम, एक मीडिया संस्थान का काम रिपोर्ट करना है। लेकिन उर्मिला जी, कई सवाल वही कर रहे हैं। लेकिन कई बार सवाल ये उठते हैं कि चूंकि जो मीडिया पर्सन्स हैं वो भी इंसान होते हैं, और ऐसे वक्त में जब बहुत पोलराइज एनवायरनमेंट हो, ऐसे में कैसे उम्मीद की जाए कि वो लोग जिनके खुद के स्टेक्स हैं, उनकी अपनी पहचानें भी वहाँ लगी हुई हैं, कि बिल्कुल एक मशीन की तरह बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होकर काम करेंगे, ये पैमाना कैसे तय हो? थानवी जी, ये बताइए कि क्या वाकई जिस तरह की सेना के लोग ये कह रहे हैं कि इंटेंशनल या अनइंटेंशनल, जानबूझकर या मासूमियत से, क्या ये जो विद्रोही ग्रुप हैं इनको उत्साह मिलता है अगर इनकी मांगें या इनकी धमकियां जो हैं वो अखबारों में जगह पाती हैं? कि मैं आपको बताऊं कि मैं चंडीगढ़ रहा 10 साल, और जब चरम आतंकवाद था उस वक्त मैं वहाँ पे गया था नवासी में, और बिल्कुल ठीक ऐसी ही चीज़ हमारे सामने दरपेश आई थी, इस मायने में कि वहाँ जो खालिस्तान का आंदोलन चल रहा था तो फौज जो थी वो तो वहाँ नहीं राज कर रही थी, या उसका उतना दबदबा उस ढंग से नहीं था, लेकिन जो प्रशासन है, क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश था, और चंडीगढ़ में जब तालिब साहब की हत्या हुई, जो ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर वहाँ पे थे, तो मामला बहुत ही ख़राब होता चला गया था। अब ये था कि मीडिया जो है वो डर गया और मीडिया पर दबाव था, तो जो खालिस्तान आंदोलन के लोग थे, या कई बार नहीं भी थे, उनके नाम से भी हो सकता है कि कोई फेंक के चले जाते हों, लेकिन लोग इतना डर गए थे कि प्रशासन को ये सोचना पड़ा कि किस तरीके से पत्रकारों को ये कहा जाए कि आप जो कर रहे हैं उचित नहीं, आप डर रहे हैं। और एक दो अखबार तो मुझको मालूम है, एक जलंधर का अखबार भी था, तो ये कुछ जगहों पर तो बाकायदा लोगों की सहानुभूति भी जो थी उस आंदोलन की तरफ थी, ऐसा माना जाता था। लेकिन प्रशासन जो है उसका काम बहुत नाजुक था, तो वो लोग क्या करते थे कि अनौपचारिक रूप से संपादकों के साथ में बैठक करते थे कि आप देखिए, एक जिम्मेदारी का काम है, हम एक ऐसे ऐतिहासिक दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन आप किसी भी चिट्ठी, मेरे ख्याल में खालिस्तानियों ने तो लिखी हमको, उन्होंने जो जिंदा सुखा के बाद में जो आचार संहिता लागू की थी कि अगले दिन से, कल से आप हमको आतंकवादी नहीं लिखेंगे, और वो आपको पता है कि अखबारों ने मान भी लिया था। तब प्रशासन के कान खड़े हुए कि हम क्या करें, क्या हम सेंसरशिप लागू करें उसको, जो है, हालांकि हमने उन हालात में भी आप ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोई भी डायरेक्टिव जो है, लेकिन बुला के संपादकों के साथ बात की, क्योंकि उनको उसकी जिम्मेदारी का एहसास करवाते हो कि आप डर के कर रहे हैं या आप किसी भी आग्रह से कर रहे हैं, लेकिन एक सीमा तक तो आपकी आज़ादी जो है वो ठीक है, लेकिन उसके बाद उनकी भी तो आज़ादी है, जो लोग आपका अखबार पढ़ रहे हैं, और इस देश की भी आज़ादी है।
हुआ क्या था, ये मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि बहुत प्रासंगिक है इस मामले में, कि वो जब आचार संहिता लागू कर दी खालिस्तान के समर्थकों ने कि अगले रोज से आपको हमारे इन सारे आचार संहिताओं को मानना है, सब पत्रकारों को। उसमें एक ये भी थी कि आप आतंकवादी नहीं कहेंगे, हमको मिलिटेंट कह सकते हैं, और लोगों ने मान लिया था। बड़े से बड़े अखबार जितने थे सबने मान लिया था। मैं आपको बताता हूं, एक अखबार ही नहीं था जिन्होंने नहीं माना था, और वो अखबार जनसत्ता था। सब प्रेस काउंसिल की रिपोर्ट में भी लिखा है। सबने मान लिया था। और चक्कर क्या था, हमने क्यों नहीं माना था, उसकी वजह ये थी, हमने भी बैठक की अपने दफ्तर में कि आज अगर हम ये आचार संहिता मान लेते हैं, अगले दिन अगर खालिस्तान ये कहते हैं कि आप पंजाब नहीं लिखेंगे, पंजाब को आप खालिस्तान अपने अखबार में लिखेंगे, तो फिर तो सरकार जो है, जो अब तक चुप है, वो सरकार जो है वो पिक्चर में आएगी और अखबार हमको बंद करना पड़ेगा। तो हम ना यहाँ के रहेंगे ना वहां के रहेंगे, इसलिए एक स्टैंड हमको लेना पड़ेगा। तो ये जो असम राइफल है, ये लोग, इनको नहीं पता है कि आजादी प्रेस की क्या है। उनके लिए तो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर लेना यही भर है। और मेरा ये भी कहना है कि प्रेस में भी हो सकता है कुछ लोग गलत काम कर रहे हों, लापरवाही से कर रहे हों, उसकी सहानुभूति हो या फिर हमदर्दी हो, ये भी इस बात से इनकार नहीं कर सकते। ये भी हो सकता है, और इसकी भी आजादी, और दो तरफा हमदर्दी हो सकता है, सेना के पक्ष में भी कुछ लोग बोलना चाहते हो। स्वाधीनता में इसकी भी आजादी हमको हासिल है, लेकिन आपको लगता है कि इससे हालात खराब हो सकते हैं, जो काम करने के लिए फौज वहां है, तो इसके लिए उनको बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए, ना कि उनको हावी होना चाहिए। जो थानवी जी कह रहे हैं उसमें एक लाइन में ये भी जोड़ूंगा, खासकर वहां के कॉन्टेक्स्ट में, कि ये काम जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का था। नागालैंड की सरकार को, वहां के चीफ सेक्रेटरी को, वहां के होम सेक्रेटरी को, वहां के पब्लिक रिलेशन जो डिपार्टमेंट है उसके जरिए वो संपादकों के साथ बैठक कर सकते थे, मशविरा कर सकते थे कि भाई ये चीजें हो रही हैं। और मुझे नहीं लगता, नागालैंड में गया हूं और कई बार गया हूं, और ऐसे दौर में हम गए हैं जब वहां पर आमतौर पे बहुत हालात खराब थे, तो लेकिन ये काम आर्मी या पैरामिलिट्री फोर्स डायरेक्ट संवाद करे मीडिया से, वो भी चिट्ठी लिखकर, निर्देश देकर, ये ठीक नहीं, एडवाइजरी देकर। नितिन सेठी जी, आप किस तरह से मानते हैं? सबसे बड़ी बात तो सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि क्या ये तरीका सही है? क्या हम इमरजेंसी के वक्त को, जब लोगों ने इसी तरह का कदम उठाया था, ब्लैंक छोड़ दिए थे अपने एडिटोरियल्स, क्या ये तरीका कारगर है? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था कि खाली छोड़ने के बजाय एक सख्त एडिटोरियल लिखा जाता? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल सही था। शायद उन्होंने छोटा कदम लिया, ये सोच के और ये जान के कि सिविल गवर्नमेंट से ऐसा नहीं है कि कोई रिश्ता ख़राब हुआ है। वहाँ पे सब लोग जानते हैं कि पैरामिलिट्री, मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में भी तनाव अलग अलग किस्म के हैं। सब लोग ये भी जानते हैं किस मुद्दे पे सवाल उठाया, कि असम राइफल्स ने बोला कि आप लोग उन चीज़ों के बारे में लिख रहे हैं जहाँ ये बैंड ग्रुप या अनलॉफुल ग्रुप जो है ये टैक्स कलेक्ट करता है। तो अगर आप मेन मुद्दे पर टैक्स कलेक्ट करता है, हाँ, क्या वो अकेला है जो ऐसा टैक्स करता है? नहीं, कई सारी ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे जिनको अंडरग्राउंड ग्रुप्स एक्सेट्रा, आप कुछ भी बोल सकते हैं। क्या इसमें सोसाइटी का एक लार्ज लेवल पे इन्वॉल्वमेंट है? हाँ, यहाँ तक कि आधे से ज़्यादा गवर्नमेंट मुलाजिम भी उनमें टैक्स देते हैं। तो ये सच्चाई है उस सोसाइटी की। आप इसको बंद करके अगर कहें कि ऐसा नहीं है, आप दर्शाए ना, ये मुमकिन नहीं है। क्या ये सिस्टम एक तरीके से सरकार ने चलने दिया है? हाँ, ये भी सच है। एक तरीके से इट इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट जोन, ये ऐसी जगह है जो एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं रही है। गवर्नमेंट ने भी एक तरीके से मैनेज करने के लिए कई चीज़ें एक्सेप्ट करी हैं। उसमें जाके, जैसे दोनों एडिटर्स ने बोला, वहाँ जाके अगर एक पैरामिलिट्री इंस्टीट्यूशन जाके एक सिविल सोसाइटी को बोलता है कि आप ये करिए ना करिए, एक तरीके से दर्शा रहा है कि वहाँ ब्रेकडाउन हो रहा है सोसाइटी का। एंड नहीं, क्या ये भी जता रहा है कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं या जो सिक्योरिटी सिस्टम है वहाँ पर, वो अपना ग्राउंड खो रहा है, अपनी ज़मीन उनके पैरों के नीचे से निकल रही है, कि अब मीडिया तक पे बात आ गई है कि अब उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा? बिल्कुल नहीं। आई थिंक नागालैंड, मणिपुर जैसी जगहों में पैरामिलिट्री फोर्सेस का इतना पकड़ है कि रोज़मर्रा आपकी ज़िंदगी पे जकड़ होती है। किसी दिन आपको किसी भी वक्त किसी एरिया से कॉर्डन ऑफ करके आपकी चेकिंग कराई जा सकती है, आपके आई कार्ड चेक किए जा सकते हैं। इस एरिया में कम से कम मुझे पूरा विश्वास है, इतने सालों में देखा है, यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स से ज़्यादा सिविल सोसाइटी या स्टेट गवर्नमेंट का भी कंट्रोल नहीं होता है। तो ये सुरक्षा फोर्सेस के पार्ट पर ये किस तरह की एक जहनियत, एक मेंटालिटी रही होगी जिसकी वजह से उन्होंने इस तरह का निर्देश खत लिखकर भेजा अखबारों को? क्या वजह रही होगी? अब मैं उनके जहन में क्या था मैं नहीं समझना चाहूँगा, प्रोजेक्ट करने की बात हो जाती है, पर ये एक बहुत क्लियर चीज़ दर्शाता है कि वहाँ पे एक सिविल सोसाइटी में ब्रेकडाउन आ रहा है, जहाँ आप मिलिटराइज कर रहे हैं सोसाइटी को, जहाँ आम आदमी को जवाब देना पड़ रहा है एक आर्मी वाले को कि मैं क्या करूँ आज, क्या ना करूँ। और जबकि ये एडिटर्स हैं, ये वहाँ के सबसे बड़े 6 संपादक हैं, ऐसा नहीं कि कोई छोटा मोटा पेपर किसी कोने का है, मोरुंग एक्सप्रेस जैसे अखबार, और बहुत इज्जतदार अखबार है। और इन अखबारों के
माध्यम से वहाँ पे बहुत अलग अलग स्टेक होल्डर्स, चाहे वो अंडरग्राउंड ग्रुप हो, चाहे वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, विमेन ग्रुप्स हैं, इन अखबारों के माध्यम से ही वो लोग एक दूसरे से बात कर सकें। बिल्कुल। अगर आप वो माध्यम तोड़ देंगे तो जो सोसाइटी में थोड़ा बहुत सिम्बलेंस ऑफ पीस है वो भी आप जगह खत्म कर रहे यानी हैं। आप ये कह रहे हैं कि और ज्यादा बंटवारा हो सकता है इस बात बिल्कुल। से। निशित जी, ये बताइए फिलहाल कि आप भी बहुत एक दौर से पत्रकारिता कर रहे हैं और खासकर उस पूरे क्षेत्र को भी अच्छे तरीके से जानते हैं। किस तरह से ये देखा जाए, कहाँ वो लाइन ड्रॉ की जाए जहाँ पर पत्रकारों को ये फोर्स ना किया जाए, उन पर दबाव न डाला जाए कि जो सरकारी लाइन है वो ली जाए और उसके बावजूद भी जो नेशनल इंटरेस्ट जिसे कहते हैं या उस राज्य का जो हित है वो भी सधा रहे, जो काम है सिक्योरिटी फोर्सेस का वो भी बाधित ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी जो आज़ादी है पत्रकारों की, संपादकों की, अखबारों की, वो भी बनी रहे। वो फाइन लाइन कैसे हम देखेंगे कि सरकारी लाइन ना लेनी पड़े पत्रकारों को? ये आपने जो सवाल पूछा है उससे एक चीज साबित हो जाती है कि असम राइफल्स के इस लेटर ने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या नागालैंड की जो जनता है या नागालैंड के न्यूज़पेपर्स हैं वो राष्ट्रीय हित में काम नहीं कर रहे हैं। ये सवाल उठना नहीं चाहिए था, क्योंकि एक अरसा हो गया है। 1930s में आओ सेंदिन करके एक न्यूज़पेपर आओ लैंग्वेज में निकला था, उसके बाद से वीकलीज काफ़ी निकले हैं और फिर अंग्रेजी अखबार ऑन अ डेली बेसिस निकले हैं। कितनी तकलीफें उनको हुई है एक पेपर प्रिंट करने में, और कितने ही पत्रकारों को इनमें से इन 4-5 जो एडिटर्स हैं उनमें से भी कितने ही एडिटर्स को, संपादकों को थ्रेट्स मिल चुके हैं मिलिटेंट्स से। उसके बावजूद वो लिखते जा रहे हैं। तो ये सवाल मैं दूसरी तरीके से आपको इसका जवाब देना चाहूँगा कि एक तो जैसे नितिन ने चीज़ बोली कि टैक्सेशन के मुद्दे पर। अब टैक्सेशन के मुद्दे पे ये जानना ज़रूरी है कि वहाँ की जो सिविल सोसाइटी है वो खड़ी हुई है, एक ऑर्गेनाइजेशन है अकाउंट करके, कि जो टैक्सेशन के अगेंस्ट में, जिसको हम एक्सटॉर्शन बोलते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की लैंग्वेज में, और वहाँ पर टैक्सेशन बोलते हैं, वो उसके अगेंस्ट में सिविल सोसाइटी वहाँ खड़ी हुई है ऑलरेडी। तो ये चीज़ तो है नहीं कि वहाँ सिविल सोसाइटी काम करना बंद कर दिया है या सारे लोग मिलिटेंट्स के साथ हैं। दूसरी चीज़ कि इसको सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम के हिसाब से देखना वो सही नहीं है। ये एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कई बार मान चुकी है कि ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम जी है हाँ, और बुनियादी politically मुद्दा ये उठा रहे हैं solve आप भी हो निशित रहा जी। है। अभी कुछ दिनों पहले तक तो ये लोग तो और एक चीज मैं इसमें बोलना चाहूंगा कि इसकी एक भूमिका है। कुछ दिनों पहले अगस्त में असम राइफल्स के ऊपर एलिगेशंस लगे थे कि उन्होंने सिविलियंस को मार दिया है। एनएससीएन के जब उन्होंने एब्रोगेट किया सीज फायर, तो तुएनसांग एरिया में एनजीओज महिलाएं उनको मिलने गई थी कि उनको कहा जाए, स्टेट गवर्नमेंट खुद होम मिनिस्ट्री को उन्होंने बोला था कि एक ऑर्गेनाइजेशन को भेजा जाए और एनएससीएन के से बात करके उनको फिर टेबल पे लाया जाए बातचीत के लिए। जी। जब ये महिलाएं जब वहां पहुंची, उसके बस 10-12 घंटे पहले ही जब कुछ लोग वहां से म्यांमार से कुछ महिलाएं भी थी उसमें, वो लोग जब आए नागालैंड साइड पर कुछ खरीदने के लिए, ये एलिगेशन है जो वहाँ के लोग हैं, लोकल्स हैं, और जो महिलाएं वहाँ पर गई थी उनसे बातचीत करके मैं बोल रहा हूँ ये। तो उन्होंने कहा कि ये उनको मार दिया गया, बिल्कुल। कुछ 8 लोगों को मार दिया गया। अब इसके बाद जो है मुझे लग रहा है कि सिविल सोसाइटीज और असम राइफल्स के के बीच में जी। एक तनाव सा है। जी। दूसरी एक चीज इसमें जी, माफ कीजिएगा, समय बहुत कम है। मैं चाहती हूँ कि एक सवालों का राउंड और ले लेती हूँ। मैं कोशिश करूंगी आपकी तरफ वापस लौटने की। उर्मिलेश जी, बहुत बुनियादी सवाल उठा दिया है निशित जी ने। उनका ये कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है, स्टेक्स बहुत हाई हैं, ये एक पॉलिटिकल समस्या है। इसको भारत सरकार भी एक्नॉलेज कर चुकी है और कहीं ना कहीं जो नागरिक समाज में जो बंटवारा है वो भी इसकी तरफ इशारा करता है। तो क्या वाकई इसको सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर या मीडिया फ्रीडम के बाहर भी देखने की जरूरत है? नहीं, देखिए, जो नागालैंड की जो प्रॉब्लम है उसके कई आयाम हैं। एक तो नगा जो सोसाइटी है, नगा सिविल सोसाइटी की बात मैं कर रहा हूँ, मिलिटेंट्स की बात छोड़ दीजिए। उनका जो भारत राष्ट्र राज्य है उनके बीच में एक अलगाव है। अब आप देखिए,
हम 99 में हम गए थे, 1999 के फरवरी महीने में, और भारत के गृह मंत्रालय, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित एक डेलीगेशन था, बल्कि यूं कहा जाए एक टीम थी जर्नलिस्ट की जो वहां विजिट करने गई थी। कई स्टेट्स में हम गए, वहां भी गए। तो कोहिमा के प्रेस क्लब ने हम लोगों का अभिनंदन किया। तो उन्होंने उनके एक पदाधिकारी ने हम लोगों का स्वागत करते हुए कहा कि भारत से आए हुए पत्रकारों के इस डेलीगेशन का हम कोहिमा में स्वागत करते हैं। बहुत सारे अफसरान ने भी ऐसी बातें कही, बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप्स जो मिले हम लोगों से, और जाहिर है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से हम उनसे मिले। इससे नजरिया पता चलता तो है कि वहाँ हमारा ये समस्या कहना किस है तरह की है, कि बिल्कुल। ये केवल उनका एक तरफा नहीं है। जी। दिल्ली में या देश के दूसरे हिस्सों में हम नगा लोगों को कैसे पहचानते हैं, बिल्कुल। हमारी कोहिमा के बारे में क्या पहचान बिल्कुल। है, हमारे जेहन में कोहिमा कहाँ उभरता नहीं, है। वहाँ के मुख्यमंत्री आके यहाँ शिकायत करते हैं दिल्ली में कि उनको विदेशी बताया जाता तो है। जी हाँ। आप नेशनल इंटीग्रेशन की बात करते हैं, आप तमाम तरह की चीजें करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ह्यूज गैप है दिल्ली और कोहिमा के बीच में, और वो केवल शब्दों से नहीं पाटा जा बिल्कुल। सकता। मेरा ये कहना है कि मीडिया का मामला बहुत सेंसिटिव है इस गैप को पाटने में, इसलिए सरकार को, खासकर गृह मंत्रालय को, इसको बहुत सेंसिटिव होकर Sensitively टैकल देखने की करना जरूरत है। चाहिए। अभिव्यक्ति की आजादी का ये सिर्फ मामला नहीं है, ये कोहिमा और दिल्ली के बीच जो रिश्तों की भी गैप बात है, है। उन रिश्तों को भी ठीक करने का और कहीं मामला ना है। कहीं इससे हालात बदतर होते जी हुए हाँ, नजर आ रहे हैं जी इसकी हाँ। तरफ। उमथाम, मुझे ये बताइए कि फिलहाल क्या जो देश में ओवरऑल माहौल है कि अगर सरकारी लाइन आप नहीं लेते हैं, या जो जिसे एक राष्ट्रवादी पत्रकारिता जिसे कहा जा रहा है कि अगर उसके इतर आप लेते हैं तो सीधे तौर पर देशद्रोही करार दिए जाते हैं, ये बहुत आसानी से ये शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या ये इसका एक रिफ्लेक्शन मानेंगे आप, इस तरह का जो पत्र मिला है वहाँ पत्रकारों को? ये इसको तो मैं नहीं जोड़ के आप उससे अलग देख तरीके से सकता हूँ, देखेंगे। क्योंकि जो फौज है, फौजी कार्रवाइयाँ कई बार ऐसी होती हैं जिनमें दिमाग जो है वो इस्तेमाल नहीं होता है। वो अपनी तरफ से उनको लगता है कि हम जिस ढंग से फौजियों को डील कर रहे हैं, उस ढंग से वो कई बार नागरिकों को भी करते हैं। शिकायतें होती हैं, बाद में कार्रवाई भी होती है, और कई बार इस तरीके से मीडिया को भी करते हैं। मीडिया जो है, देखिए मैंने पहले भी कहा कि उनका अधिकार है कि वो चाहें तो किसी का भी समर्थन करें, और केंद्र सरकार की जो नीति चल रही है, सरकार की नीति बदलती रही है। जॉर्ज फर्नांडिस अलग ढंग से सोचते थे, आज की सरकार अलग ढंग से सोचती है, कांग्रेस की सरकार अलग ढंग से अभी कुछ सोचती है। दिनों पहले प्रधानमंत्री गए थे और ऐसा बताया जा रहा था कि सारी समस्या हल हो गई है जैसे वहाँ। हाँ, पर देखिए वो तो उनका काम करने का तरीका है, और अगर विदेश में उनका भाषण सुनेंगे तो आपको लगेगा कि मतलब काफ़ी समस्याएं हल हो चुकी हैं, समस्याएं है ही नहीं। मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता हूँ। मेरा कहना ये है कि फौज का ये काम नहीं होना चाहिए। अलग अलग वक्त में नीतियां सरकार की अलग रहती हैं, लेकिन संपादक की नीति एक रहती है, और संपादक की नीति जरूरी नहीं कि सही हो, पर उसको गलत का भी अधिकार है। फौज को कोई भी अख्तियार नहीं है कि वो डायरेक्टली सीधे सीधे जो है संपादक को कोई भी दिशा निर्देश यानी दे। उसके कार्य क्षेत्र से उसको बाहर है ये। बिल्कुल केंद्र हाँ। सरकार को उनको सूचना प्रसारण मंत्रालय से संपर्क करना चाहिए कि यहाँ पर जो हो रहा है वो एक तरीके से देशद्रोह है, हाँ। या वो भारत सरकार के खिलाफ कोई साजिश हो रही है। अगर इतना कोई संगीन मामला है, और तब जाकर के चीजें जो हैं उस स्तर के ऊपर देखी जाएंगी। आखिरी दो नतीजे सवाल देखी मेरे पास बचे हैं। नितिन सेठी, ये बताइए कि आज के दौर में जहाँ की अखबार या टेलीविजन जो है वो अकेला मीडियम नहीं है जिससे इन्फॉर्मेशन का फ्लो हो रहा है, ऐसे में क्या वाकई ये बहुत रेलेवेंट है कि एक ख़त अगर आप लिख देंगे अखबारों को तो इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी? सोशल मीडिया है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, ईमेल के जरिए हर तरह से सूचना का प्रसार हो सकता है, तो क्या ये बात बहुत मायने भी रखती है अगर आर्म फोर्सेस के नज़रिए से देखें? इसको दो तरीक़ों से देखना चाहिए। एक, सोशल मीडिया अपनी जगह है, लेकिन जब रिस्पेक्टेड 6 अखबार या 5 अखबार एक स्टेट के, और वहाँ पे बहुत रिस्पेक्ट है प्रिंटेड मीडिया की, अगर उनकी आप आवाज़ दबाते हैं, आप पूरी सोसाइटी को एक सिग्नल दे रहे हैं कि आपके मोस्ट इंटेलेक्चुअल या एलीट सोसाइटी भी हमसे दब के रहेगी। वो एक पॉलिटिकल सिग्नल जाता है। असम राइफल की चिट्ठी एक पॉलिटिकल सिग्नल है, सिर्फ एक ये कहना नहीं है कि कल आप ये मत करें, परसों वो मत तो करें। क्या पॉलिटिकल लीडरशिप का कॉन्फिडेंस रहा होगा उन्हें? अब ये सोचने की बात है कि अगर असम राइफल्स ऐसी चिट्ठी लिख सकता है और स्टेट गवर्नमेंट उस पर कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है, चुप बैठा है, ज्यादा एक्ट नहीं कर रहा है, तो एक साइलेंट सहमति दे रहा है क्या उसको? बिल्कुल। आखिरी बात निशित जी, ये बताइए कि फिलहाल अब क्या करना चाहिए इन एडिटर्स को? उन्होंने जो एक सबसे बड़ा काम एक पत्रकार कर सकता है बिना ताकत का इस्तेमाल किए, उन संपादकों ने कर दिया, लेकिन इसके बाद अब क्या? पहली बात तो नागालैंड के अखबार कोई एक डायरेक्शन में या किसी एक आइडियोलॉजी के ऊपर नहीं लिखते हैं। सारे जैसे अगर NSCN के और NSCN IM के बीच में लड़ाई है, दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों के जो व्यूज हैं, ओपिनियंस हैं, वो प्रिंट किए जाते हैं। तो उसी तरह से जितनी डिबेट्स होती हैं नागालैंड में, वो पेपर्स के जल्दी थ्रू से, होती बस समय खत्म हो गया। कई बार जो लेटर्स का एक दौर चलता है,
वो चलता है कई वीक्स तक चलता है। मुझे एक ही चीज कहनी है कि असम राइफल्स को एंथ्रोपोलॉजिस्ट वेरियर एल्विन ने फ्रेंड्स ऑफ द हिल पीपल कहा था। आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये जो उनको कॉम्प्लीमेंट दिया गया जी। था वो फिर से एक बार उनको प्रूव करना होगा बिल्कुल। कि सही में अगर वो हिल फ्रेंड्स ऑफ द हिल पीपल हैं तो किस तरीके से बिल्कुल, उनको बहुत बहुत शुक्रिया। वो सभी behave मेहमानों का समय बिल्कुल समाप्त हो चुका है और वहाँ पर संपादक ये कह रहे हैं कि अगर इधर विद्रोही भी आरोप लगाते हैं, उधर सेना भी आरोप लगा रही है कि आप पक्षपातपूर्ण पत्रकारिता कर रहे हैं, तो वाकई में ऐसा लगता है कि सही काम कर रहे होंगे, ऐसा हम भी मान सकते हैं। फिलहाल आगे देखते हैं इस मसले पर क्या होता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।